मुझे ऐसे अब तक नेक्स्ट नहीं स्टार्ट हासिल करते हैं जी। मुझे अभी तक नहीं हासिल मिला है मैम। आंसर नहीं मिला? मैम अटेंडेंस लगा लें, फिर सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अटेंडेंस में लगाती हूँ। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका अकाउंटिंग आप लोगों ने गैप स्टार्ट किया था, एक बात ना बस याद रखें, जो कुछ मैंने आपको पेपर में दिया है ना, वो सब कुछ मैंने क्लास में बताया था। कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, ये आप मुझे कह ही नहीं सकते। जो कहेगा वो गलत कहेगा। वो बंदा होगा जिसने वन नाइट स्टडी की है। पेपर ठीक था, लेंथी था। चलें, हमने शॉर्ट क्वेश्चन में मेरे इंटरेस्ट। जो गैप्स हैं वो कितने पढ़े थे? मैम ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट 5 दिए थे रह गए थे मैम, 6 7 8 रह गए। एग्जैक्टली। अच्छा, ये फर्स्ट 5 तो हमने कर लिए, अब 6 7 8 है। उसमें देखें, जो फर्स्ट है आज के लिए वो है जी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली होता है कि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, इनको इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जो कि करंट होनी चाहिए। एक मिनट, हाँ जी। अब होता ये है कि जितना भी आपके अकाउंटिंग जो जिस अरसे के अंदर आपने अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह या अपनी एनुअल रिपोर्ट्स जो है वो शाया करनी होती हैं, उस अरसे का एक नाम रख दिया गया है, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। अब ये जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली यही है कि जो एक तयन कर लिया जाता है एक पीरियड का, कि किस पीरियड के लिए ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, विच इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन जो कि करंट हो किसके लिए? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। यूजर्स कौन होते हैं? जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि क्रेडिटर्स होते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है आपकी कंपनी के अंदर, वो कौन होते हैं? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए होती है? कि जो बहुत ही करंट पीरियड से रिलेटेड हो। अब इसकी सूरत ये है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आप लोगों की कंपनी के अंदर देखें जो कि आपकी कंपनी ने पब्लिश की हो। अब वो किस टाइम के लिए पब्लिश की जाती हैं, उस टाइम का नाम रख दिया अकाउंटिंग पीरियड। इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम रख दिया? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब जैसे कि इन्होंने कहा है, द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड इंफॉर्मेशन दैट इज रीजनेबली करंट। Therefore, for financial reporting purposes, the life of a business is divided into a series of relatively short accounting periods of equal length. अब equal length में divide करना, it does not necessarily mean कि सिर्फ एक साल का अकाउंटिंग पीरियड होगा। जैसे कि हमने क्लास में भी एक बार डिस्कस किया था कि कई कंपनीज होती हैं जो कि एनुअल रिपोर्ट्स देती हैं, कई होती हैं जो क्वार्टर रिपोर्ट्स देती हैं। क्वार्टरली रिपोर्ट्स का क्या मतलब होता है? साल में कितनी बार आएगी? 4 दफा। तो इट मींस एक क्वार्टर कितने का होगा? 3 महीने का। हाँ, क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, सेमी एनुअल भी हो सकती हैं, ये सेमी एनुअल उनको कहते हैं, या फिर उनको कहते हैं हाफ ईयरली। तो वो होती है 6 महीने की। इट डिपेंड्स कि कंपनी ने अपना जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए अपना जो लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस है वो कितने चंक्स में डिवाइड किया हुआ। तो अगर एक कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे अपनी रिपोर्ट शाया कर रही है तो उनके लिए अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? 3 मंथ्स। और अगर एक कंपनी एनुअल बेसिस पे शाया कर रही है तो उसके लिए क्या होगा? 1 साल। और अगर कोई कंपनी सेमी एनुअली या 6 मंथली या हाफ ईयरली लॉन्च कर रही है अपनी एनुअल रिपोर्ट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनके लिए क्या अकाउंटिंग पीरियड कहलाएगा? 6 मंथ्स का। It is therefore absolutely necessary that after each accounting period the business must stop and see back how things are going. ये ऐसे है जैसे कि बैंक्स का आपको पता हो, जैसे जून में अमूमन ना, बल्कि रमजान में भी कुछ डेज होते हैं जिसमें ना बैंक्स की ऑपरेशंस जो है ना वो बंद रखते हैं। उसकी वजह क्या होती है? दे आर स्टॉपिंग इट एंड सीइंग बैक दैट व्हाट वाज हैपनिंग। क्यों? वो अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहे होते हैं।
बल्कि ये जनवरी के स्टार्ट में होता है। ऐसा होता है ना बैंक्स का, अगर भी आपको बस experience जुलाई हुआ को होता है गैस। वो फिस्कल ईयर के हिसाब से वो करते हैं ना। फिस्कल ईयर कौन सा होता है? जब आपके बजट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि वो कौन सा पीरियड जो ले रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस जो है वो लिखा हुआ है ना, द बिजनेस मस्ट स्टॉप एंड सी बैक, कि पहले देखना है आपने अपने बिजनेस को, देखना है कि उसके अंदर क्या चीजें चल रही थी, और उस पीरियड से रिलेटेड आप लोगों ने अपनी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको पब्लिश करना होता है। और फिर इट मींस कि वो फिर करंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी जो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, और वो उसको देखेंगे। और इसका मतलब है इन अकाउंटिंग सच अकाउंटिंग पीरियड इज यूजुअली ऑफ अ ईयर, अमूमन जो है 1 साल का होता है, लेकिन क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि कंपनी कितने किस तरह का करी। इवन कंपनीज जो अगर 1 साल का ले रही है ना, तो कंपनीज ये भी डिसाइड कर सकती हैं कि उनका साल जनवरी से शुरू होकर दिसंबर में खत्म होगा, या उनका साल जुलाई से शुरू होकर अगले साल के जून में खत्म होगा। तो जो जुलाई मैम और कौन सी से कंपनी? कोई भी कंपनीज, मैम पब्लिक लिस्टेड कंपनीज या प्राइवेट? पब्लिक प्राइवेट जो भी, ये अमूमन जो एनुअल रिपोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है ना, ये पब्लिक कंपनीज के लिए होती है, जो कि उन्होंने बाय लॉ दे आर जी रिटर्न रिटर्न फाइल करनी होती है वापस, वो हाँ, बैंक स्टेटमेंट पे जून चलती है। इन्होंने दे आर रिक्वायर्ड बाय लॉ बाय कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 कि दे हैव टू पब्लिश एन एनुअल रिपोर्ट, और ये पब्लिक कंपनीज के ऊपर लागू किया जाता है। असल में ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह ज्यादा होती है ना, पब्लिक कंपनीज के लिए होती हैं। इनका फॉर्मेशन का प्रोसीजर भी लेंथी होता है, और इनका डिसॉल्व करने का भी लेंथी होता है। तो अमूमन वही कंपनीज होती हैं जो पब्लिक कंपनीज होती हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हो गया। थैंक यू मैम। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, के जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा उसके एंड पे क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है मैम जी। मैम इसमें इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इसमें प्रॉफिट देखते हैं? पता क्या, इसमें आपने अपनी स्टेटमेंट्स बनानी है। जो स्टेटमेंट्स हैं वो कौन सी होंगी, बैलेंस शीट होगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी, और ये बेसिकली ये मेन होती हैं। ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं ना, ये बनी ही इसलिए हैं कि आपका पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, ये बेसिकली बनाई ही इसलिए जाती हैं कि इसमें पता चल सके कि कंपनी का प्रॉफिट क्या था। क्योंकि हमें पता ना बॉटम लाइन जो एक कंपनी की है वो क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, बॉटम लाइन का मतलब होता है मेन पर्पस, नॉट फॉरेन सोल रेमिटेंस भी पर्पस। इसमें है? इसमें मैम फॉरेन रेमिटेंस भी इसमें आ सकती है कि नहीं आ सकती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? आ सकती है, फॉरेन रेमिटेंस जो बिजनेस रिसीव कर रहे हैं। यस मैम, अगर एक सिबलिंग्स हैं, एक बंदा बाहर है, उसने कुछ पैसे भेजे अपने दूसरे भाई को, तो उसके अकाउंट में, तो उस पर जो रेमिटेंस जो है, जो उस पर जो टैक्स लागू हो रहा है, वो हम लिखेंगे क्योंकि वो तो जीरो होता है ना। सिबलिंग्स में अगर पैसे आ रहे हैं तो उस पर टैक्स जीरो होता है, तो वो हम तो कंपनीज की बात कर रहे हैं ना। बताएंगे कि वो पैसा कितना आया और उस पर कितना टैक्स लागू हुआ। देखिए कंपनी में बहन भाई तो नहीं ना होते, कंपनी में तो बिजनेस है, तो कंपनीज हैं। भाइयों के दरमियान में अगर बिजनेस हो रहा है, तो एक भाई दूसरी ब्रांच संभाल रहा है, दूसरा भाई दूसरी ब्रांच संभाल रहा है, फिर हो सकता है। अगर पैसा भाई भाई ट्रांसफर होगा तो टैक्स जीरो होता है ना, हमारे ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग, जो पाकिस्तान का लॉ है। तो ऑब्वियसली अगर भाई आपका बिजनेस ये कर रहा है, तो कह रहा हूँ बिजनेस टू कि वो बिजनेस अगर ट्रांसफर स्टेटमेंट होगा लिखी तो फिर जाएगी वो कि कितना पैसा किधर ट्रांसफर हुआ और क्या। हाँ जी लिखा जाएगा फॉरेन रेमिटेंसेस में आएगा। सेल्स जो होती हैं, सेल्स के अंदर इवन हम मेंशन भी करते हैं कि फॉरेन सेल्स कितनी है और लोकल कितनी है। जो सेल्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक पार्ट होता है। ठीक है, ये होता है द मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में डैमेजेस भी है, तो डैमेजेस होंगे, तो बेटा डैमेजेस तो लॉस है ना, तो लॉस तो कैपिटल में से जाता है, ये हमने बात तो बड़ी 1000 बार की है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के दरमियान में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकर होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू। ये तो हमें पता है ना कि जो आपने इनकम जनरेट करनी है उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने चीजें जो सेल करनी है, आप लोगों ने रॉ मटेरियल लिया, उसको बनाया, अब ये जो सारा इतना सारा काम किया है उसको मैन्युफैक्चर करने का, उसके ऊपर कोई कॉस्ट आई है ना,
इट मीन्स कि हमने जो सेल करनी थी उसके लिए पीछे हमने कोई कॉस्ट भी इनकर किया। गॉट द पॉइंट? नो मैम। देखें इसके आगे एग्जांपल भी दी है, पहले एग्जांपल देख लें। नहीं पहले आप ये देख लेते हैं। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल हम अगर अपनी मेन प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस जो है वो सेल कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स। ठीक है, हमने एक बात की थी जो रेवेन्यूज हैं, जो आपके पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग में बात हुई थी, जो रेवेन्यूज हैं उसको आप इनकम भी कह लेते हैं, उसको आप सेल्स भी कहते हैं। सारी चीजें जो हैं एक ही चीज के लिए यूज होनी, सारे वर्ड्स। जो सेल्स हैं वो जनरेट कब होंगी? ऐसा तो नहीं है ना कि आपने बस आए बिजनेस में, चीजें पड़ी हुई थी उनको सेल कर दिया। नो, आप बिजनेस में आए हैं, कोई गुड्स वगैरह परचेज किए है ना, जो गुड्स परचेज किए उसके लिए आपने पे भी किया। तो जब आप कोई चीज किसी चीज के लिए पेमेंट करें वो आपके एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, या इसकी दूसरी एग्जांपल, अब अगर जो चीजें आपने कंपनी में बनाई जो कि मैन्युफैक्चर की, उनके ऊपर कोई ना कोई कॉस्ट आई, वो क्या कहलाती है? उन चीजों की कॉस्ट। अब जो सेल्स होती हैं उसको इनकर करने के लिए पहले आपको उस चीज को प्रिपेयर करने के लिए कॉस्ट भी तो लगानी पड़ेगी ना, उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंसेस हुए। इट मींस कि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वी हैव टू डू द एक्सपेंसेस एज वेल। नॉट क्लियर? बता दें। मैम इसमें जब हम टोटल करते हैं कोई सेल वैल्यू क्या कहते हैं प्रॉफिट में आता है, तो उसमें एक्सपेंसेस भी उसमें ऐड करते हैं। एक्सपेंसेस तो लेस करते हैं ना। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनती है, उसके बेटर हो। अंदर हाँ, उसके अंदर सबसे ऊपर जो लिखा होता है ना, सेल्स लिखी होती है, इनकम, उसके अंदर से जितने हमारी कॉस्ट और वगैरह इनकर हुई होती है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या उसको खरीदने पे जो सारी चीजें लगी, जो कॉस्ट उस पे इनकर हुई, वो सारी चीजें पहले लेस करते हैं। इट मींस कि उस सेल को जनरेट करने के लिए हमने एक्सपेंसेस भी इनकर किए थे। तो ये वही वाली बात है। ये आगे ना एग्जांपल भी आएगी, वो मैं बताती हूँ उसके साथ। मेजरिंग नेट इनकम फॉर अ पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो आप लोगों ने एक नेट इनकम यानी कि जो प्रॉफिट है मेन जो निकालना है, वो रेवेन्यू शुड बी ऑफसेट बाय ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग दैट रेवेन्यू। ये मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ। अभी हमने ये बात की, ये वाली लाइन याद रखिएगा कि नेट इनकम फॉर अ पीरियड देखने के लिए रेवेन्यू शुड बी ऑफसेट, यानी कि रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस जो इनकर किए गए हैं इन प्रोड्यूसिंग दैट रेवेन्यू, दैट विल बी लेसन, उसमें से कम किए जाएंगे।